क्या आपको पता है कि डॉटनेट के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जस्ट कुछ ही महीनों में? नहीं पता तो देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार। मैं हूं एक सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और आईटी करियर कोच। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? यदि नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूं। और उस अध्याय का नाम है डॉटनेट 5। जी हाँ, डॉटनेट 5। डॉटनेट 5 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक नया फ्रेमवर्क है जो कि जल्द ही नवंबर में लॉन्च होने वाला है, और नवंबर 2020। यस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉटनेट 5 के बारे में कि क्या है डॉटनेट 5 और ऐसा क्या है उसमें कि वो डॉटनेट के इतिहास का एक नया अध्याय बनने वाला है। और हमेशा की तरह इसको अच्छे से समझाने के लिए चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं और प्रेजेंटेशन के जरिए बताता हूं। तो स्क्रीन पर ये जो एनिमेशन आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डॉटनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है, हिंदी में ही बनाया है और इंग्लिश में भी बनाया है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस एनिमेशन के द्वारा हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यह माइक्रोसॉफ्ट का ये एनिमेशन है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंटेशंस में बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं भी अपने कई प्रेजेंटेशंस में यूज़ करता हूं। और इस एनिमेशन के द्वारा हम बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉटनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वेब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। लेकिन जैसे कि हर एडवर्टाइजमेंट में कंडीशंस अप्लाई होते हैं छोटे छोटे अक्षरों में, वैसे ही यहां पर भी एक छोटे छोटे अक्षरों में झोल है। क्या झोल है चलिए बताता हूं। तो झोल ये है कि यदि आपको आज की तारीख में डिफरेंट तरह के डॉटनेट एप्लीकेशंस बनाने हैं तो उन डिफरेंट तरह के डॉटनेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको 3 डिफरेंट तरह के डॉटनेट फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लैंग्वेज हालांकि सब में C# ही यूज होगा, लेकिन फ्रेमवर्क 3 होंगे। सिंटेक्स भी सेम होगा, मेथड्स भी लगभग सेम होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा फ्रेमवर्क 3 होंगे। कौन से फ्रेमवर्क हैं? वो है डॉटनेट फ्रेमवर्क, डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क, Xamarin Mono फ्रेमवर्क। अब इन तीनों फ्रेमवर्क को मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क की। स्क्रीन पर आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क का डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक विंडोज बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसको कि यूज करके हम डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क पिछले 20 साल से चला आ रहा है और बहुत सारे एंटरप्राइजेस इस फ्रेमवर्क को यूज करके अपने एप्लीकेशंस बनाते हैं। इस डेफिनेशन में इस बात का गौर कीजिएगा कि मैंने विंडोज बेस्ड को बोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रेमवर्क यानी डॉटनेट फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। यानी कि यदि आप कोई डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करके कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन विंडोज उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि विंडोज का लैपटॉप या विंडोज का सर्वर, चाहे आप विंडोज सर्वर 2012 यूज करें या विंडोज 10 यूज करें या विंडोज 7 या विंडोज 8 या विंडोज 95। लेकिन इसको चलाने के लिए यानी डॉटनेट फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन को चलाने के लिए, वेदर इट इज डेस्कटॉप और वेब, आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ये एक मेन रिक्वायरमेंट है इस डॉटनेट फ्रेमवर्क की। तो ये था डॉटनेट फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं डॉटनेट कोर फ्रेमवर्क की। तो जैसा कि मैंने डॉटनेट फ्रेमवर्क के डेफिनेशन में बताया कि डॉटनेट फ्रेमवर्क को चलाने के लिए आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, चाहे वो सर्वर हो चाहे वो डेस्कटॉप हो। ये एक मुख्य कारण था कि बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंपनियां विंडोज यानी डॉटनेट फ्रेमवर्क से दूर भागते थे, क्योंकि विंडोज का लाइसेंस महंगा होता है। चाहे वो विंडोज सर्वर हो, अगर आपको प्रोडक्शन पे चलाना है तो ऑफ कोर्स विंडोज सर्वर होना चाहिए आपके पास, और अगर आपको विंडोज डेस्कटॉप पे चलाना है तो भी आपको विंडोज का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। हालांकि विंडोज बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज सर्वर जो है उसका लाइसेंस कॉस्टली होता था। तो विंडोज यानी वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपका विंडोज सर्वर खरीदना पड़ता था, जो कि बहुत कॉस्टली होता था। और इसी के कारण आपको ओपन सोर्स में, यानी कि आपके जैसे आप अगर छोटी कंपनियां जो थी, कई सारी छोटी कंपनियां जो थी, वो विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन यानी डॉटनेट फ्रेमवर्क बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनाती थी, क्योंकि विंडोज बेस्ड होस्टिंग, IIS बेस्ड होस्टिंग जो है वो महंगा पड़ता है, जबकि लिनक्स बेस्ड होस्टिंग सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग PHP वगैरह यूज करते हैं।
तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि जब उन्होंने 2016 में Xamarin को खरीदा, Xamarin कंपनी को खरीदा, तो उन्होंने Xamarin के साथ मिलकर के .NET कोर फ्रेमवर्क लॉन्च किया। तो .NET कोर फ्रेमवर्क क्या है, इसका डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। .NET कोर फ्रेमवर्क एक फ्री और फुल्ली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि डेस्कटॉप, वेब और क्लाउड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होता है। ये MIT और Apache 2 लाइसेंस के ऊपर अवेलेबल है। अब ये MIT और Apache 2 लाइसेंस तो भैया आपको कोई वकील ही बता सकता है, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। .NET कोर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि .NET कोर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि ये विंडोज़ पर भी चलता है, ये लिनक्स पर भी चलता है और ये मैक पर भी चलता है। यानी कि यदि आप .NET कोर का एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको होस्ट करने के लिए, यानी .NET कोर बेस्ड वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए आपको विंडोज सर्वर की ज़रूरत नहीं है, आप लिनक्स बेस्ड सर्वर पर भी इसको होस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि सिंस 2016 इट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। सो ये बात बिल्कुल सही है, एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट के आंकड़ों के अनुसार कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। हर महीने इसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन डेवलपर्स, नए डेवलपर्स .NET कोर को सीख रहे हैं, .NET कोर बेस्ड एप्लीकेशंस बना रहे हैं। तो .NET कोर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये था .NET कोर। अब बात करते हैं मोनो की। मोनो असल में एक तरह से कहें तो .NET कोर के पापा हैं क्योंकि मोनो भी 20 साल पुराना ही है। मोनो बेसिकली एक ओपन सोर्स ब्लैक बॉक्स इंप्लीमेंटेशन था .NET फ्रेमवर्क का। ये लगभग .NET के साथ साथ ही आया था। मिगल डिकाजा जो हैं, जो कि Xamarin के पहले CTO थे, मिगल डिकाजा ने इसको मोनो फ्रेमवर्क को शुरुआत में शुरू किया था और ये तब से है जब से .NET फ्रेमवर्क है, ऑलमोस्ट यानी कि 20 साल से, और ये भी कंप्लीटली ओपन सोर्स है। इसके पीछे बहुत बड़ा नाटक, बहुत बड़ी नौटंकी चली है। यदि आप उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके विकीपीडिया पेज को पढ़िए, जहाँ पर कि मोनो का डेफिनेशन लिखा हुआ है। उसमें बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे केसेस किए थे मिगल डिकाजा पे और पता नहीं क्या क्या बवाल मचा था। बट एनीवेज, खैर, मोनो से ही आपका .NET कोर आया। मोनो से सबसे पहले, मोनो से 2011 में मिगल डिकाजा ने मोनो से Xamarin बनाया, Xamarin कंपनी बनाई और Xamarin कंपनी के साथ उन्होंने Xamarin फ्रेमवर्क लॉन्च किया जो कि बेसिकली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए, बोथ डेस्कटॉप और मोबाइल। सो प्राइमरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हुआ, यानी Xamarin यूज़ करके आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, यानी कि iOS और Android दोनों के लिए आप सेम कोड बेस यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसने सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हासिल की वो Xamarin Forms के आने के बाद हासिल की। जब 2014 में Xamarin Forms आया तो कम्युनिटी ने, .NET कम्युनिटी ने उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, बिकॉज .NET Forms, Xamarin Forms जो है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म UI फ्रेमवर्क है। सो एक UI फ्रेमवर्क यूज़ करके आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं। और Xamarin Forms से बनाए हुए या Xamarin से बनाए हुए एप्लीकेशन आपके नेटिव एप्लीकेशन होते हैं, वो आपके हाइब्रिड एप्लीकेशन नहीं होते, जो कि मतलब आपका ब्राउज़र शेल में नहीं चलते, वो प्रॉपर एक नेटिव एप्लीकेशन की तरह चलते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो नेटिव एप्लीकेशन की तरफ फास्ट होती थी। तो 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने Xamarin को खरीदा और माइक्रोसॉफ्ट ने Xamarin को खरीदने के बाद Xamarin के साथ मिलकर के उन्होंने .NET कोर लॉन्च किया। तो ये थे .NET कोर, .NET फ्रेमवर्क और Xamarin मोनो फ्रेमवर्क के डेफिनेशंस कि ये तीनों कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं। तो आज की डेट में यदि आप .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करके डिफरेंट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको इन तीनों फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़ेगा। यानी यदि आप सिर्फ विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। यदि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप .NET कोर को यूज़ करेंगे। यदि आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप Xamarin या मोनो को यूज़ करेंगे। और इन तीनों में कॉमनली यूज़ करने के लिए, यदि आप इन तीनों में आप एक कंट्रोल डेवलपर हैं, यानी कि आप यूज़र कंट्रोल्स बनाते हैं या कस्टम कंट्रोल्स बनाते हैं, जैसे कि कंट्रोल कंपनीज हैं, जैसे टेलरिक हो गई, आपकी इंफ्राजिस्टिक्स हो गई, सिंक फ्यूजन हो गया। तो ये जो कंपनीज जो आपके कंट्रोल्स बनाते हैं, इन कंट्रोल्स को, ऐसे ही कंट्रोल्स यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये कंट्रोल आप .NET स्टैंडर्ड में
बनाते हैं, क्योंकि डॉटनेट स्टैंडर्ड असल में एक बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन है कि डॉटनेट स्टैंडर्ड में जो जो फीचर्स आपके डॉटनेट स्टैंडर्ड में अवेलेबल होंगे वो सारे फीचर्स इन तीनों फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंटेड होंगे। सो डॉटनेट फ्रेमवर्क एक तरह से कहें कि अगर हम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि डॉटनेट फ्रेमवर्क जो है वो एक तरह से इंटरफेस है, और इसके डिफरेंट तीनों फ्रेमवर्क में इन इंटरफेस मेथड्स के इंप्लीमेंटेशन जो है वो तीनों फ्रेमवर्क में लिखे हुए हैं। तो यदि आप कोई ऐसी लाइब्रेरी या कोई ऐसा कोड लिखते हैं जो कि आप चाहते हैं कि इन तीनों फ्रेमवर्क में चले, तो उस सिचुएशन में आप एक डॉटनेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज करते हैं या बनाते हैं। तो इसीलिए ये डॉटनेट स्टैंडर्ड का एक कॉमन लाइन दिया गया है। ये डॉटनेट कोर के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में लॉन्च किया था। तो ये था एक छोटा सा झोल कि असल में आज की डेट में अगर आप डॉटनेट फ्रेमवर्क के तरह तरह के एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको असल में एक डॉटनेट फ्रेमवर्क नहीं, तीनों में से कोई एक डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के लिए डॉटनेट फ्रेमवर्क, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए डॉटनेट कोर, और मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए Xamarin या मोनो। तो भैया अब माइक्रोसॉफ्ट को भी करने के लिए कुछ नया तो चाहिए। अब डॉटनेट के भी 3 डिफरेंट वर्जन आ गए। ये थोड़ी सी परेशानी तो थी ऑब्वियसली कि आपको यार ये ख्याल रखना पड़ता था कि अगर लाइब्रेरी बनानी है तो डॉटनेट स्टैंडर्ड यूज़ करना है, और यदि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने हैं तो आपको डॉटनेट स्टैंडर्ड के साथ साथ मोनो Xamarin यूज़ करना है। वेब एप्लीकेशन बनाना है तो वेब एप्लीकेशन में अगर फ्यूचरिस्टिक वेब एप्लीकेशन बनाना है तो ऑब्वियसली डॉटनेट कोर आप यूज़ करेंगे। यदि आपको पुराने एप्लीकेशन जो हैं वो डॉटनेट वाले लोग डॉटनेट से डॉटनेट कोर में जा रहे, डॉटनेट से डॉटनेट कोर में मूव कर रहे थे धीरे धीरे, तो ये सब परेशानियां तो थी ही। अब माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि चलो भाई कुछ नया करते हैं। तो नया करने के लिए पिछले साल 2019 बिल्ड में उन्होंने लॉन्च किया कि भैया हम डॉटनेट 5 लाने जा रहे हैं। और डॉटनेट 5 लाने के लिए उन्होंने जो प्रेजेंटेशन या जो पीपीटी या जो एनिमेशन दिखाया, उसी एनिमेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा चेंज मतलब कलर वलर चेंज किए हैं अपने हिसाब से। तो उसमें देखिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कि उन्होंने दिखाया कि 2014 में बहुत सारे डॉटनेट फ्रेमवर्क्स थे, मैनी डॉटनेट्स इन 2014। हालांकि ये बात आज भी लागू होती है, बट स्टिल अब बोलना है तो बोलना है। तो 2014 में मैनी डॉटनेट फ्रेमवर्क थे। फिर उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताई कि 2016 में उन्होंने डॉटनेट स्टैंडर्ड लाया, जबकि 2016 में उन्होंने डॉटनेट कोर भी लाया। तो डॉटनेट कोर भी एक बड़ी उपलब्धि थी, बट चूंकि डॉटनेट कोर के साथ डॉटनेट स्टैंडर्ड जो आया वो ज़्यादा बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि आप उसमें जो डॉटनेट स्टैंडर्ड में जो आप कोड लिखेंगे वो क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब आपके तीनों फ्रेमवर्क्स में चलेंगे, इसलिए वो ज़्यादा बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। और वहीं से शुरुआत हुई आपके डॉटनेट कोड के मिश्रण का, या कहेंगे कि एक तरह से ऐसा सेग्रीगेशन या मिक्सचर, मतलब सेग्रीगेशन और मिक्सचर हालांकि दो डिफरेंट वर्ड्स है, दोनों की डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी सेग्रीगेशन और कोड मिक्सचर का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ। तो 2016 में उन्होंने डॉटनेट स्टैंडर्ड लाया, जिससे कि इस पूरे इन तीनों फ्रेमवर्क के मिश्रण का जो प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट किया गया। अब हालांकि केमिस्ट्री के टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही हैं। और 2020 में वो इन तीनों फ्रेमवर्क्स को मिला करके एक नया फ्रेमवर्क ले आएंगे जो कि कहलाएगा डॉटनेट 5। सो डॉटनेट 5 जो है वो अभी 2020 नवंबर में लॉन्च होने वाला है, और ये डॉटनेट 5 जो है वो असल में इन तीनों फ्रेमवर्क्स का, यानी डॉटनेट फ्रेमवर्क, डॉटनेट कोर और मोनो Xamarin तीनों का मिक्सचर होगा। यानी कि आप जब अब एक डॉटनेट एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी डॉटनेट 5 बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, तो वो आपका डॉटनेट कोर की तरह ही क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा, कहीं पर भी चल जाएगा। और मोबाइल के लिए वो लोग क्या करेंगे कि मोबाइल के लिए आपका एक जैसे Xamarin iOS और Xamarin Android था, वैसे ही डॉटनेट iOS और डॉटनेट 5 एंड्रॉयड निकालेंगे, और उसके साथ साथ डॉटनेट 5 iOS और एंड्रॉयड के साथ वो MAUI करके MAUI यानी कि मल्टी एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क एक नया ला रहे हैं। उसको यूज करके आपका मोबाइल एप्लीकेशन, आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आपका iOS और एंड्रॉयड दोनों पर चलेगा, वो आप बना सकते हैं। तो ये आपका डॉटनेट 5 है। अब आइए देखते हैं कि डॉटनेट 5 में क्या क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
.NET 5 जो है वो .NET के हर तरह के एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। यानी कि जो एनिमेशन आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, वो एनिमेशन अब सही मायने में सच होगी कि एक .NET फ्रेमवर्क जो है उसको यूज़ करके आप बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये .NET कोर का नया एवोल्यूशन है। इसमें एक सिंगल बेस क्लास लाइब्रेरी की इंप्लीमेंटेशन होगी। वन बेस क्लास BCL इंप्लीमेंटेशन स्टिल एडहेयर्स टू .NET स्टैंडर्ड। यानी कि आप जो .NET स्टैंडर्ड में आप जो कोड लिखेंगे या .NET स्टैंडर्ड की जो पुरानी लाइब्रेरीज हैं वो .NET 5 पर भी काम आएंगी। वो वेस्ट नहीं जाने वाली। .NET स्टैंडर्ड का कोड आपका वेस्ट नहीं जाएगा। .NET कोर का कोड जो है वो आपको ऑफ कोर्स अपग्रेड करना पड़ेगा, और .NET फ्रेमवर्क में अगर आपने कोड लिखा है तो उसको भी ऑफ कोर्स अपग्रेड करना पड़ेगा। वन टूल चेन SDK स्टाइल प्रोजेक्ट्स होंगे, बोथ जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन एंड नेटिव मॉडल सपोर्टेड। सो नेटिव मॉडल क्या होता है? नेटिव मॉडल आपका होता है कि आपका अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन का एक फीचर है जो कि आपके Xamarin iOS के साथ चलता है, और आई थिंक अब Xamarin एंड्रॉयड के साथ भी आ गया है। तो ये अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन का फीचर जो है वो नेटिव मॉडल में आ जाता है आई गेस, तो वो सपोर्ट होगा। प्लस इंटरऑपरेटिबिलिटी विद जावा एंड स्विफ्ट। सो ये इंटरऑपरेटिबिलिटी विद जावा एंड स्विफ्ट ये यूज हो रहा है आपका एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, कि वहां पर बेसिकली आप Xamarin iOS और Xamarin एंड्रॉयड के साथ इंटरऑपरेटिबिलिटी कर सकते हैं, कि Xamarin एंड्रॉयड में आपका जावा की इंटरऑपरेटिबिलिटी होती है और Xamarin iOS में आपकी स्विफ्ट की इंटरऑपरेटिबिलिटी होती है। तो ये इंटरऑपरेटिबिलिटी का फीचर जो है वो इसमें भी अवेलेबल होगा। यार गजब का टंग ट्विस्टर है ये, बट एनीवेज। हाँ, तो ये थे .NET 5 के कुछ फीचर्स। अब बात करते हैं कि .NET 5 में क्या नहीं होगा। सो .NET 5 में वेब फॉर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि वेब फॉर्म्स जो है वो .NET फ्रेमवर्क का ही फीचर है। यही रीज़न है कि आपको .NET कोर में भी वेब फॉर्म्स नहीं है। तो कई बार इंटरव्यू में कई लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो जो वहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन, एक दो एप्लीकेशन के टेम्पलेट दिए होते हैं, MVC ASP.NET MVC और ASP.NET एप्लीकेशन। तो वो असल में वो जो ASP.NET एप्लीकेशन है वो .NET फ्रेमवर्क में वो वेब फॉर्म्स वाला एप्लीकेशन है, लेकिन .NET कोर में वो रेजर पेजेस वाला एप्लीकेशन है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये असल में वेब फॉर्म्स आपका नहीं होगा। WCF सर्वर एंड विंडोज वर्क फ्लो जो है ये भी .NET फ्रेमवर्क पर रहेंगे, और .NEट फ्रेमवर्क जो है वो 4.8 पे आके अटक गया है। 2019 में इन्होंने .NEट फ्रेमवर्क का फाइनल वर्जन निकाला था जो कि 4.8 था, वो फाइनल वर्जन है। अब .NEट फ्रेमवर्क में कोई नया वर्जन, .NEट फ्रेमवर्क जो विंडोज़ पर चलता है उस फ्रेमवर्क में अब कोई नया वर्जन नहीं आने वाला, कोई नए चेंजेस नहीं आने वाले अगले 10 साल तक। हालांकि उसके बग फिक्सेस चलेंगे, मतलब अगर कोई उसमें बग फिक्सेस आते हैं तो सर्विस रिलीज में शायद अगले 10 साल तक, जितना मुझे पता है 10 साल उन्होंने बोला था कि अगले 10 साल तक वो सपोर्ट करने वाले हैं सब। अब वो एक्चुअली में 10 साल है या 4 साल है या 5 साल है, वो प्लीज़ साइट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, मेरे को इसके लिए मत पकड़िएगा। तो लेकिन ये है कि .NET जो है 4.8 जो है ये .NET फ्रेमवर्क का फाइनल वर्जन है। अब इसके बाद .NEट फ्रेमवर्क नया नहीं आने वाला। रिकमेंडेशन क्या है कि यदि आप .NEट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि भैया ASP.NET वेब फॉर्म्स की जगह ब्लेजर यूज़ करो। ब्लेजर क्या है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और देख लीजिएगा। ऑब्वियसली चैनल का प्रमोशन करना भी ज़रूरी है भाई, चैनल सब्सक्राइब करो यार, करते नहीं हो लोग आप सब्सक्राइब। WCF की जगह पे gRPC आया है। gRPC जो है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है, .NEट कोर में है और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और ये वेब स्टैंडर्ड है, तो ये इसका भी माइग्रेशन गाइड ये लोग प्रोवाइड करेंगे। और कोई ओपन सोर्स वर्कफ्लो फाउंडेशन है जो कि विंडोज़ वर्कफ्लो फाउंडेशन की जगह आया है, ये UiPath वालों का है शायद, तो ये बोल रहे हैं कि ये इसका माइग्रेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो चीज़ें आपकी .NEट फ्रेमवर्क में जो थी, जो कि फ्यूचर में सपोर्ट नहीं होंगी, उसका माइग्रेशन इन्होंने सपोर्ट किया है। अब मैंने आपको कहा कि .NEट 5 जो है वो आने वाला है, लेकिन
इसके .NET 5 का जो रिलीज कैंडिडेट है, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलमोस्ट मिनिमम चेंजेस के साथ जिसका कि फाइनल वर्जन नवंबर में लॉन्च होने वाला है, वो आज की डेट में आपके सीखने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है। ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट खुद ये आपको सलाह नहीं देता कि आप इसको यूज करके प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनाएं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आपको ये ज़रूर बोलता है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और दुनिया भर के जो आपके .NET कम्युनिटी के जो डेवलपर्स हैं वो इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ कर करके अपनी तरफ से चेंजेस बता रहे हैं। इनफैक्ट मेरे भी कई दोस्त हैं वो इसको यूज़ करके अपने चेंजेस बता रहे हैं। मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूँ, मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ विंडोज़ एप्लीकेशन में। प्रॉब्ली मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, कैसे यूज़ करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसके ऊपर बाद में अलग से। लेकिन किसको .NET 5 सीखना चाहिए या किसको .NET 5 को फॉलो करना चाहिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले जो लोग .NET फ्रेमवर्क यूज करते हैं उनको ऑफ कोर्स .NET 5 के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें जो .NET फ्रेमवर्क के डेवलपर्स हैं ऑफ कोर्स। और पीपल इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, मतलब वो लोग जो कि नया सॉफ्टवेयर स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, नई कंपनी बनाने की सोच रहे हैं, जिनके पास की लगता है कि हाँ भाई हम कुछ नया करें, तो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। ऑफ कोर्स .NET 5 जो है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली अगर आप कुछ स्टार्टअप करने जा रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको टिपिकली एक तरह से कहना कि रेड कारपेट बिछा करके आपका स्वागत करेगा अगर आप एक स्टार्टअप या अपना प्रोडक्ट जो है वो इस टेक्नोलॉजी में बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको मुफ्त में बहुत ज़्यादा PR मिलेगा, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट आपको आगे करेगा कि देखो इन्होंने ये प्रोडक्ट हमारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया है। तो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन करियर इन .NET टेक्नोलॉजी, तो जो भी स्टूडेंट जिसको भी .NET के बारे में नॉलेज है या C# के बारे में नॉलेज है, मैं बहुत स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भैया पाइथन को छोड़ो, C# को पकड़ो। तो जो भी C# में इंटरेस्टेड है उनको ऑफ कोर्स ये फॉलो करना चाहिए। और ऑब्वियसली आप अगर शुरू कर सकते हो तो .NET 5 में डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट यानी .NET 5 को सीखना भी शुरू करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये सीखने के लिए भैया हम जाए कहाँ? तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि docs.microsoft.com पे जा करके आप सब कुछ सीख सकते हैं। और रही बात .NET 5 इंस्टॉल कहाँ से करें, कैसे करें, तो उसके लिए जो .NET 5 का रिलीज कैंडिडेट की जो ब्लॉग URL है वो URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि ये बताया गया है कि आप .NET 5 का रिलीज कैंडिडेट कहाँ से डाउनलोड करें, उसको चलाने के लिए आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क्स चाहिए होते हैं। यूजुअली आप विजुअल स्टूडियो 2019 प्रीव्यू एडिशन अगर आपके पास है तो आप .NET 5 को चला सकते हैं। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो भी आप चला सकते हैं, लेकिन प्रीफर माइक्रोसॉफ्ट यही करता है कि भैया आप विजुअल स्टूडियो 2019 प्रीव्यू एडिशन के साथ यूज करें। ध्यान रहे स्टेबल एडिशन नहीं, प्रीव्यू एडिशन होना चाहिए। तो प्रीव्यू एडिशन के साथ आप .NET 5 बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना कि .NET 5 क्या है और कैसे वो .NET टेक्नोलॉजीज के इतिहास का एक नया अध्याय है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। तो भैया प्यार से आप सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे मेरे चैनल को, तो जिसने भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया उसको .NET 5 सीखने में 5 साल लग जाएंगे, ये मेरी बद्दुआ है।